हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद में फिर से ऑनलाइन क्लासेज हैं, उनको सुचारू ढंग से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है और अभी तक स्कूल खुलने के बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन है वो हमारे पास नहीं है। 10th क्लास सोशल स्टडी में अभी जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, इसमें आपकी 4 किताबें हैं। टोटल कितनी बुक्स हैं? 4 किताबें, जिसमें एक तो आपका है इतिहास, एक है राजनीति विज्ञान, एक आपका है भूगोल और एक आपकी बुक है आर्थिक विकास की समझ। सबसे पहले हम आर्थिक विकास की समझ जो आपकी बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और इस बुक में टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर्स में से सबसे पहले हम जो आपका 3rd चैप्टर है मुद्रा एवं साख, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा एवं साख, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? मुद्रा के बारे में, और सेकंड पार्ट में हमें साख के बारे में अध्ययन करना है। बेसिकली देखो, मुद्रा क्या है? हम बाजार में कोई भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए जा रहे हैं, उसके बदले में जो पेमेंट करके आ रहे हैं, भुगतान करके आ रहे हैं, वो आपकी क्या है? मुद्रा है। और आपको पता है वर्तमान समय में मुद्रा के रूप में क्या प्रचलित है? कागज के नोट और सिक्के। वर्तमान समय में कागज के नोट और जो सिक्के हैं उनका बेसिकली हम उपयोग किसके रूप में करते हैं? मुद्रा के रूप में या वस्तुओं एवं सेवाओं के भुगतान के रूप में करते हैं। साख का मतलब क्या होता है? उधार लेना या कर्ज लेना या ऋण लेना। उधार लेना, कर्ज लेना या ऋण लेना क्या कहलाएगा? आपका साख। तो 2 पॉइंट है पूरे चैप्टर के अंदर। मुख्य पॉइंट एक तो क्या है आपका मुद्रा, और दूसरा पॉइंट क्या है? साख, जिनके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। एनसीईआरटी की जो बुक्स में सिलेबस अभी जो लागू हुआ है उसकी मेन बात क्या है? इसमें रटाफिकेशन है, वो आप भूल जाओ। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके आधार पर ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, जो बुक आपकी है उसमें क्रमबद्धता भी नहीं है, तो जिस प्रकार से आपको बताया जाए, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, उनके आधार पे आप अगर अपनी तैयारी करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? मुद्रा एवं साख। देखो, मुद्रा का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। हम उस समय पे जाएंगे। अब हम क्या है, मुद्रा का आविष्कार होने से पहले जो आप आज कागज के नोट और सिक्के, एटीएम है, ई बैंकिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चेक है, इनका आविष्कार होने से पहले के समय में हम पहुंचना चाहते हैं एक बार, कि इनका आविष्कार नहीं हुआ था तब किस तरह से व्यापार होता था या आदान प्रदान होता था। तो मुद्रा का आविष्कार होने से पहले जो व्यवस्था प्रचलित थी उसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। विनिमय का मतलब जानते हो आप? एक्सचेंज, आदान प्रदान। हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि रहने वाले लोग हैं। हम गांव के अंदर दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यवहार देखते हैं जिसमें आदान प्रदान होता है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर पेन है, आपके पास क्या है? बुक है। आप बुक मुझे दे देते हो, मैं मार्कर आपको दे देता हूँ। ये क्या कहलाएगा? आपका विनिमय, एक्सचेंज या आदान प्रदान। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है वस्तु विनिमय की। किसे कहते हैं वस्तु विनिमय? मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। ठीक है, वस्तु विनिमय में क्या है? मुद्रा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, याद रह जाएगा। मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, मुद्रा का इस्तेमाल या उपयोग किए बिना वस्तुओं का
आदान प्रदान करना, वस्तु विनिमय कहलाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जब मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था पहले जमाने में, तब क्या प्रचलित था? वस्तु विनिमय। और वस्तु विनिमय क्या हो रहा था? वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। अब देखो, वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, जो शर्त है, वो क्या थी? आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आवश्यकता का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या अभी आवश्यकता का दोहरा संयोग? एक उदाहरण के माध्यम से हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम। राम क्या है? कृषि कार्य कर रहा है, और राम ने कृषि कार्य के दौरान किसकी खेती कर ली? मान लीजिए चावल की। किसकी खेती कर ली? चावल की। श्याम मुर्गी पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? मुर्गी का पालन कर रहा है। ठीक है। अब राम क्या चाह रहा है? चावल बेचना चाहता है। राम चावल बेचना चाहता है और मुर्गी खरीदना चाहता है। तो राम की आवश्यकताएं दो हो गई। ये क्या चाह रहा है? चावल बेचना चाह रहा है, और मुर्गी क्या है? खरीदना चाहता है। राम की जो आवश्यकता है वो दोहरी आवश्यकता है या नहीं है? एक वस्तु बेचना चाहता है, दूसरी वस्तु क्या? ये खरीदना चाहता है। इधर श्याम देखो, श्याम चावल खरीदना चाहता है, और मुर्गी क्या है? बेचना चाहता है। राम की भी आवश्यकताएं क्या है? दोहरी हैं, और श्याम की आवश्यकताएं भी क्या है? दोहरी हैं। राम और श्याम अगर एक दूसरे से चावल और मुर्गी का क्या कर लेंगे? आदान प्रदान कर लेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आवश्यकता का दोहरा संयोग। क्या डेफिनेशन बनाओगे? जब दो पक्षकार, एक पक्षकार तो कौन है? राम, दूसरा पक्षकार कौन है? श्याम। दो पक्षकार हो गए ना, दोनों क्रेता भी हैं और दोनों क्या है? विक्रेता भी हैं। ये क्रेता है, क्या खरीदना चाह रहा है? मुर्गी। ये विक्रेता भी है, राम क्या बेचना चाहता है? चावल। इसी प्रकार श्याम भी क्या है? क्रेता भी है और विक्रेता भी है। जब दो पक्षकार, क्रेता और विक्रेता, एक दूसरे से अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आवश्यकता का दोहरा संयोग। और जब तक आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं होगा, तब तक वस्तु विनिमय प्रणाली है वह पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखो, बड़ी समस्या की बात है। राम क्या बेचना चाह रहा है? चावल। और खरीदना क्या चाह रहा है? मुर्गी। अब राम के सामने समस्या पैदा हो गई। ये बाजार में घूम रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो चावल खरीदने वाला हो और बदले में क्या है? मुर्गी बेचने वाला हो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये बहुत ही एक समय को नुकसान पहुंचाने वाली या अधिक समय लेने वाली प्रणाली थी। इसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग है, उसकी अनिवार्यता थी। आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो आज क्या है? राम बाजार में जाकर अपना चावल बेच सकता है, बदले में क्या है? कागज के नोट लेके आ सकता है, और उस कागज के नोट का इस्तेमाल करके फिर क्या कर सकता है? अपनी आवश्यकता की किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। ठीक है। तो देखो, आपको ध्यान रखना है, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आवश्यकता का दोहरा संयोग। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य विशेषता क्या है या अनिवार्य शर्त क्या है, तो उत्तर क्या लिखोगे? आवश्यकता का दोहरा संयोग। और आपसे पूछ लिया जाए कि आवश्यकता का दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
तो आप क्या लिखोगे, जब दो पक्षकार क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो जिसमें एक पक्षकार क्या है, एक वस्तु को बेचना चाहता है, दूसरी वस्तु को खरीदना चाहता है, और दोनों पक्षकार अगर एक दूसरे की वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए एग्री हो जाएंगे तो उसे हम बोल देंगे आवश्यकता का दोहरा संयोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष या कमियां या सीमाएं। क्या क्या कमियां हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की? पहली बात तो मैंने आपको बताई है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकता का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। अगर आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं होगा तो वस्तु विनिमय प्रणाली है वह संभव नहीं है। दूसरी बात देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की कीमतें हैं उनका निर्धारण करना बहुत ही कठिन काम है। आज आप बाजार में जा रहे हो, आम खरीदने के लिए जा रहे हो, बुक खरीदने के लिए जा रहे हो, पेन खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको पता है हर वस्तु का मूल्य क्या है, निर्धारित है, और उस मूल्य को हमने किससे मेजर किया है, मुद्रा से, कि भी पेन का मूल्य 5 रुपये, किताब का मूल्य 70 रुपये। ठीक है, जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उस समय ये बहुत बड़ी समस्या थी कि किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा। कहने का मतलब, मान लीजिए आप 1 किलो चावल बेचने के लिए जा रहे हो और बदले में क्या है, आम खरीदने के लिए जा रहे हो। अब 1 किलो चावल के बदले में अगला आपको कितने आम दे, ये डिसाइड करना क्या था, मुश्किल था। ना तो आम की प्राइस डिसाइड थी और ना ही चावल की प्राइस डिसाइड थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसका दूसरा दोष क्या है, वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करना आसान कार्य नहीं था। ठीक है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना भी क्या है, आसान कार्य नहीं था। थर्ड पॉइंट देखो, एक नाम लिख रहा हूं मैं, अविभाज्य। आप सभी जानते हो, एक तो है भाज्य। भाज्य का मतलब जिसका आप विभाजन कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। एक क्या है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मान लीजिए आप बाजार में क्या है, 1 केजी चावल के बदले में मुर्गी खरीदने के लिए चले गए। अब 1 किलो चावल के बदले में आपको पूरी मुर्गी दे सकता है क्या? वो नहीं दे सकता, क्योंकि एक मुर्गी का मूल्य आपके 1 किलो चावल से क्या है, ज़्यादा है। अब बताओ आपको वो क्या देगा? आप कहोगे साहब मुर्गी की टांग ले लो, हैं, या इसकी गर्दन ले जाओ आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो वस्तुएं क्या है, अविभाज्य हैं, उन अविभाज्य वस्तुओं के चलते वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या रखोगे आप, अविभाज्य वस्तुओं की समस्या, ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसकी एक कमी है या दोष है या समस्या है। नेक्स्ट देखो, वर्तमान समय में क्या प्रचलित है, कागज के नोट हैं। अब इनको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हो। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, कागज के नोट प्रचलित नहीं थे, उस समय मान लीजिए आपको क्या है, 20 किलोमीटर दूर जाकर और 5 बोरी क्या है, चावल खरीदना है। 5 बोरी चावल खरीदना था आपको 20 किलोमीटर दूर जाके, और चावल के बदले में आपको क्या दे के आना, मान लीजिए बकरियां दे के आनी है, बकरी। अब बताओ, आप घर से लेके चले आप 20 बकरियों को और 20 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो आप।
अब आपको पता है रास्ते में एक आधी बकरी इधर उधर हो भी सकती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान कार्य नहीं था। वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान कार्य नहीं था। ठीक है। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष और देख सकते हो आप। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इकट्ठा करके रखना या संग्रहित करके रखना आसान कार्य नहीं था। आज आपके पास क्या पैसा है, पैसे को आप बैंक में भी जमा करवा सकते हो, घर पे भी कहीं पर सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन मुद्रा के रूप में मान लीजिए आप पशु का उपयोग कर रहे हो या अनाज का उपयोग कर रहे हो, उसको लंबे समय तक एक स्थान पर बनाए रखना या इकट्ठा करना आसान कार्य नहीं। अनाज में आपको पता है बहुत सारे कीट लग सकते हैं, अनाज का नुकसान हो सकता है। पशु को आपने रख रखा है आपने क्या है कि गाय है, गाय को मुद्रा के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हो। रात को पता चला गाय क्या है, खूंटो पाड़ लियो और अपनी मुद्रा के दूसरे गांव में घूमती हंड लाग रही है। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी वस्तु विनिमय प्रणाली की। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका आवश्यकता का दोहरा संयोग। जब दो पक्षकार क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो इसे हम आवश्यकता का दोहरा संयोग कहेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसका प्रचलन लंबे समय तक क्यों नहीं हो पाया, या वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या दोष हैं, या मुद्रा का आविष्कार क्यों किया गया, तो ये दोष हैं। एक तो आपको पता है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग होना क्या है, अनिवार्य है। वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करना आसान कार्य नहीं है। अविभाज्य वस्तुओं की समस्या, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान कार्य नहीं था। और एक वस्तुओं के रूप में मुद्रा को संग्रहित करना आसान कार्य नहीं था। इन सभी समस्याओं के कारण आगे जाकर फिर किसका आविष्कार हुआ था? मुद्रा का आविष्कार हुआ था। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं मुद्रा के बारे में। अब समझ में आ गया आपको कि मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली है, उसमें बहुत सारे दोष थे, बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो आपको डेफिनेशन नेक्स्ट याद रखनी है, मुद्रा क्या है या मुद्रा किसे कहते हैं। क्या मुद्रा? मुद्रा वह है जो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में विनिमय का कार्य करती है या मध्यस्थ का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए आप बाजार में क्या है, ये देखो एक बुक खरीदने के लिए जा रहे हो। आप बाजार में क्या खरीदने के लिए जा रहे हो? बुक। अब बुक के बदले में आपने क्या दे दिया? नोट दे दिया। तो आपके बीच में और बुक के बीच में मीडिएटर का काम, मध्यस्थ का काम किसने किया है? कागज के नोट ने किया है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में विनिमय का कार्य करती है या मध्यस्थ का कार्य करती है। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मुद्रा के प्रकार या मुद्रा के प्रचलित रूप। हमारी जो मुद्रा है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है प्राचीन मुद्रा, प्राचीन मुद्रा, और एक आपकी रहेगी आधुनिक मुद्रा। मुद्रा को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा। देखो मुद्रा के विकास का एक इतिहास रहा है। वर्तमान में जो कागज के नोट हैं और सिक्के हैं उनको आधुनिक मुद्रा में शामिल किया गया है। लेकिन आधुनिक मुद्रा के आविष्कार से पहले सर्वप्रथम सबसे पहली बार मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था अनाज का।
अनाज का उपयोग हम किसके रूप में करते थे? मुद्रा के रूप में। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो अनाज के बाद में हम पशु जो हैं उनका उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। उसके बाद में हम धातुओं के जो सिक्के हैं, धातुओं से बने हुए जो सिक्के हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये जो आपकी बहुमूल्य धातुएं हैं, इनके सिक्कों का उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्राचीन समय में मुद्रा के रूप में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? तो आप उत्तर क्या लिखोगे? अनाज, पशु और सोना, चांदी, तांबा जैसी बहुमूल्य धातुओं से बने हुए सिक्कों का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। आधुनिक मुद्रा, वर्तमान समय में हमारी जो मुद्रा या करेंसी, उसमें हम किसका यूज कर रहे हैं? कागज के नोट, कागज के नोट और सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का है। इन सब का इस्तेमाल हम किसके रूप में कर रहे हैं? वर्तमान समय में मुद्रा के रूप में कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ सिक्के हैं, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, इनका उपयोग हम मुद्रा के रूप में कर रहे हैं। समझ में आया? प्राचीन मुद्रा क्या है और आधुनिक मुद्रा क्या है। इसके अलावा भी आधुनिक मुद्रा के और भी कई रूप हैं, जैसे चेक है। चेक भी क्या है? मुद्रा की तरह कार्य करता है, व्यवहार करता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। ई बैंकिंग के द्वारा एक नया फॉर्म हो रहा है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो नहीं करते हो? ई बैंकिंग भी क्या है? वर्तमान मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना? देखो, प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा की हमें तुलना करनी है। और प्राचीन मुद्रा की अगर आप विशेषताएं याद रख लोगे तो आधुनिक मुद्रा और प्राचीन मुद्रा में अंतर आप आसानी से कर पाओगे। प्राचीन मुद्रा की क्या विशेषताएं देखो। पहली बात देखो आप, प्राचीन मुद्रा में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? अनाज का उपयोग कर रहे हैं, पशु का उपयोग कर रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा जैसी बहुमूल्य धातुएं जो है उनके सिक्कों का उपयोग हम मुद्रा के रूप में कर रहे हैं। तो प्राचीन मुद्रा की क्या विशेषता हो गई? नंबर 1, प्राचीन मुद्रा का स्वयं का मूल्य था। प्राचीन मुद्रा का स्वयं का मूल्य था। कैसे? देखो, प्राचीन समय में अनाज का उपयोग मुद्रा के रूप में हो रहा था, पशु का उपयोग मुद्रा के रूप में हो रहा था, सोना, चांदी, तांबा जैसी बहुमूल्य धातुएं, इनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। आज इनका उपयोग हम मुद्रा के रूप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका आज मूल्य है। यानी बाजार में इनको आप लेके जाओगे तो आपको इनकी क्या मिलेगी? प्राइस मिलेगी। लेकिन वर्तमान जो मुद्रा है, अभी देखो पीछे विमुद्रीकरण किया गया था, कुछ नोट हैं उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। जैसे आपने देखा होगा 1000 का नोट जो है उसको प्रचलन से बाहर कर दिया। आज वो 1000 रुपये का जो नोट है उसकी क्या कीमत, आप अगर उसको बाजार में लेके जाते हो उसकी कोई कीमत है क्या? नहीं है, वो एक सामान्य कागज़ के बराबर हो गया। और पुराने ज़माने में सोना, चांदी, तांबा है, इसके सिक्के चलते थे। आज इन सिक्कों का चलन क्या हो गया है? बंद हो गया है। और आपने देखा होगा कि 5 अभी जो सिक्के चल रहे हैं हमारे, उनमें भी कुछ सिक्के हैं उनका प्रचलन बंद कर दिया गया। 5 पैसे का सिक्का, 10 का सिक्का, 25 का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है, उनका प्रचलन बंद हो गया है। लेकिन प्राचीन जो सिक्के थे उनका स्वयं का क्या है? उस समय भी मूल्य था, आज भी मूल्य। लेकिन आधुनिक जो सिक्के हैं जिनका प्रचलन नहीं हो रहा है, उनका स्वयं का कोई मूल्य नहीं है। तो प्राचीन मुद्रा का क्या था? स्वयं का अपना मूल्य था। ठीक है, दूसरी बात देखो, प्राचीन मुद्रा बहुमूल्य, एक तो होता है अमूल्य, अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, बहुमूल्य जिसका मूल्य अधिक होता है। प्राचीन मुद्रा बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई थी। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये हमारी बहुमूल्य धातुएं हैं, इनसे बनी हुई थी ये मुद्रा। और वर्तमान मुद्रा आपको पता है कागज़ के नोट की बनी हुई है।
अगर उस पर RBI की मोहर ना हो, उसका प्रिंट वैसा ना हो, तो नॉर्मली वो एक कागज़ की तरह व्यवहार करता है। तीसरी बात, प्राचीन मुद्रा दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु थी। जैसे अनाज और पशु। ठीक है, प्राचीन मुद्रा है, अनाज है, पशु है, उनका इस्तेमाल हम मुद्रा के रूप में करते थे। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में भी इनका बहुत सारा उपयोग था। जैसे अनाज है, इनका उपयोग हम खाने के रूप में करते थे। पशु जो हैं, इनका उपयोग कई कार्यों में किया जाता था। आपको पता ही है, पशु से हम क्या प्राप्त करते हैं, दूध भी प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनसे खाल प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं, परिवहन के साधनों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारी जो आधुनिक मुद्रा है, अब आपके पास क्या 500 का नोट है, क्या 500 का नोट है, उसका उपयोग आप खाने की वस्तु के रूप में कर सकते हो, या दैनिक जीवन में उनका और कोई उपयोग है? कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय भुगतान में विनिमय के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्राचीन मुद्रा के बारे में कौन कौन से फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा में कोई 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो क्या 4 अंतर लिखोगे आप? एक तालिका बनाकर आप उत्तर दे सकते हो। एक तरफ तो क्या ले लेंगे, प्राचीन मुद्रा, और इधर क्या रहेगी आपकी आधुनिक मुद्रा। ठीक है, फैक्ट्स आपको समझ में आ गए हैं। अब आसानी से आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर दे सकते हो। आपको पता है प्राचीन मुद्रा ये बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा। आधुनिक मुद्रा है वह बहुमूल्य धातुओं से बनी हुई नहीं है। सेकंड पॉइंट, प्राचीन जो मुद्रा है उसका स्वयं का अपना मूल्य था। जैसे पशु है, अनाज है, सोना चांदी तांबा जो है, इनके कॉइन्स हैं, इनका स्वयं का अपना मूल्य था। ठीक है, प्राचीन मुद्रा का अपना स्वयं का मूल्य था। आधुनिक मुद्रा का स्वयं का कोई मूल्य नहीं है। प्राचीन मुद्रा दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु थी, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु थी, जबकि आधुनिक मुद्रा का दैनिक जीवन में प्राचीन मुद्रा की तरह कोई इस्तेमाल या उपयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट पॉइंट आप लिख देना उदाहरण। तो प्राचीन मुद्रा के उदाहरण क्या जाएंगे, अनाज, पशु और बहुमूल्य धातुओं के सिक्के, जैसे सोना चांदी तांबा। आधुनिक मुद्रा में क्या आ जाएगा, कागज के नोट और सिक्के। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित टॉपिक्स चलेंगे ये। अब देखो, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मुद्रा ने किस तरह से आवश्यकता के दोहरे संयोग को समाप्त कर दिया? कैसे समाप्त कर दिया? जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उस मुद्रा के द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा भुगतान के लिए आसानी से स्वीकार्य है। यानी मुद्रा के रूप में कोई भी व्यक्ति है वो भुगतान को प्राप्त करने के लिए सहमत रहता है। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, उनको हम बाद में देखेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको बेसिकली क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। नंबर 2, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है। नंबर 3, वस्तु विनिमय प्रणाली की अनिवार्य शर्त क्या है। नंबर 4, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, दोष या सीमाएं लिखिए। नेक्स्ट आपको याद रखना मुद्रा क्या है या मुद्रा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है प्राचीन समय में मुद्रा के रूप में कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान समय में, आधुनिक समय में मुद्रा के रूप में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन मुद्रा की क्या विशेषताएं हैं, आधुनिक मुद्रा की क्या विशेषताएं। जो प्राचीन मुद्रा की विशेषताएं हैं उनको आप चेंज कर दो, आधुनिक मुद्रा में आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, प्राचीन मुद्रा और आधुनिक मुद्रा में कोई 4 अंतर लिखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।